हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। क्या आपको याद है जब हमने संविधान की प्रस्तावना या कहीं प्रेम्बल आपको पढ़ाया था तो हमने एक व्यक्ति का नाम आपको बताया था, वो था गार्नर। हमने कहा था कि गार्नर ने एक डेफिनेशन दी है जिसके आधार पर एक स्टेट का निर्माण किया जाता है और उस डेफिनेशन में उन्होंने बताया है कि चार तत्व या चार एलिमेंट या कहें चार प्रमुख अंगों से मिलकर के एक राज्य का निर्माण होता है या नेशन का निर्माण होता है। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था एक लैंड होना चाहिए, एक जिसको भी नेशन बनना है, राष्ट्र बनना है, उसके लिए एक लैंड होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा पॉपुलेशन होनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और सबसे एंड में उन्होंने कहा एक सॉवरेनिटी या कहें संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए। वहीं हम इस पूरे ही चार डेफिनेशन को या चार अंगों को अपने संविधान पर लागू करें तो हमने आपको भाग 1 बताया था। हमने उस लैंड की बात की थी यानी भारत की बात की थी जिसमें हम रहते हैं कि एक लैंड तो हमारे पास आ गया जिसका भारत के संविधान 1 में वर्णन कर दिया गया। अब दूसरे नंबर पे गार्नर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरे नंबर पे आता है लोग या कहें इस भारत के लोग या हम भारत के लोग। तो हमारा जो संविधान का भाग 2 है यानी कि संविधान का भाग 2 हमें यह बताता है कि भारत के लोग आखिर यानी कि नागरिक कौन होंगे। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया यानी सिटीजनशिप का वर्णन किया है कि भारत में, जिसके लिए आर्टिकल 5 से 11 हमें बताए गए यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 हमें बताए गए। नागरिकता को समझने से पहले जरा हम ये समझ लेते हैं कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोग या निवासी, उन निवासियों को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हमने बांटा, एक कैटेगरी हो गई नागरिक यानी निवासी, जैसे हम भी एक निवासी हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप कहीं दूसरे जगह पर रहते होंगे तो आप क्या हो, निवासी हुए, ठीक है। तो एक कैटेगरी निवासियों की हमने काटी नागरिक, दूसरी हमने बनाई विदेशी। तो ये कहा जाता है कि हो सकता है एक लैंड पर, एक क्षेत्र पे, वहाँ पर जो निवासी हैं वो नागरिक भी हो सकते हैं उस लैंड के या कहीं उस भूमि के या कहीं उस देश के नागरिक भी हो सकते हैं या कहीं विदेशी लोग भी वहाँ निवासियों के तौर पर रह सकते हैं, चाहे वो यहाँ पर पढ़ने आए हो, चाहे वो NRI हो या कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है। मगर हम देखते हैं कि इन दोनों में विशेष तौर पर एक देश के अंदर वर्तमान में हम बात करें या हम जो मेनली बात करें भारत के अंदर क्या अंतर होता होगा। तो देखो, नागरिक जो होता है किसी देश का, उसे नागरिकता प्राप्त होती है उस देश की सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा। तो उसे 3 अधिकार मूल रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे मैं हमेशा से आपको बताता आता हूं, SAP यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स। उस व्यक्ति को जो यहाँ का नागरिक होगा सरकार नागरिकता देगी और इस देश में जो मौलिक अधिकार होंगे या कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार होंगे उस नागरिक को पूरी तरीके से वो मिल पाएंगे। और साथ ही साथ अगर उसके इन अधिकारों का हनन होता है तो उसका संरक्षण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और मगर हमें ध्यान देना होगा जब विदेशी की बात आती है तो विदेशी को भी हम देखो सामाजिक अधिकार कुछ ना कुछ देते हैं। भारत में कोई व्यक्ति आता है, सामाजिक अधिकार उसे मिले जरूर होते हैं। मान लीजिए सामाजिक अधिकार में हम कहें आर्टिकल 14 है, हमारे यहाँ आर्टिकल 14 कहता है समानता की बात करता है। अब ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ एक विदेशी आया, हम उसकी रेस के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर, उसके रंग के आधार पर उसके साथ असमान व्यवहार करेंगे या इनइक्वल ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो विदेशी भी जब भारत आता है तो उसे भी कुछ ना कुछ समानता या सामाजिक अधिकार जरूर दिए जाते हैं। ये हो गया, यहाँ पर तो तीनों अधिकार मिले नागरिक को, सामाजिक अधिकार कुछ ना कुछ मिले हुए होते हैं। फिर हम देखें आर्थिक, हाँ आर्थिक अधिकार भी जरूर उन्हें मिले थे। जब वो यहाँ पर भारत में आ रहा है तो किसी ना किसी पर्पज से ही आ रहा होगा। जैसे भारत के जो हमारे इंजीनियर्स हो गए वो कहाँ जाकर के काम करते हैं, IT सेक्टर के अमेरिका में होगा। वैसे ही भारत में बहुत से आते हैं, जैसे अफ्रीका से आ गए या कहीं एशिया से लोग आकर के यहाँ जॉब करते हैं, ठीक है। चाहे वो इंटरनेशनल सर्विस करते हो यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भारत में हो या चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब करते हैं। तो क्या हुआ, आर्थिक आधार पर भी हमने उन्हें कुछ ना कुछ आर्थिक या जॉब के आधार पर कुछ रोजगार के लिए काम करने की छूट दे दी है। मगर कहीं जब पॉलिटिकल आधार यानी कि राजनीतिक आधार, देखो हमेशा नागरिक और विदेशी में अंतर करना हो तो मेन अंतर होता है राजनीतिक अधिकार का। तीनों अधिकार यहाँ मिले, मगर जो विदेशी होता है उसे भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार का यहाँ सीधे मतलब हुआ वोट देने का अधिकार या कहीं सरकार बनाने का अधिकार या खुद सरकार बनने का अधिकार, वो इन्हें प्राप्त नहीं होते। देखो हमने कहा सामाजिक और आर्थिक अधिकार उन्हें मिलते हैं और मगर उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। अब जरा हमारे संविधान में ही इस बात को
बताया गया है। संविधान के भाग 3 की बात करें मौलिक अधिकारों की, तो ये कहा गया है विशेष तौर पर भारत के नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त होंगे। कौन कौन से, याद कर लेना, कभी भी आपसे कंपटीशन में पूछ लेता है कौन कौन से अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ऐसे इसे याद कर लेना। तो ये विशेष तौर पर भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे 15, 16 में विशेष शिक्षा की भी बात की है, आरक्षण की भी बात की है। तो ये सब हम यहाँ जो विदेशी भारत में आके जॉब कर रहा है उसे आरक्षण देंगे या उसे विशेष छूट देंगे, या हम कहें कि वो उसकी फीस माफ़ करेंगे, इस तरीके के जो प्रबंध होते हैं उनके लिए नहीं होते हैं। मगर यहाँ पे आर्टिकल 15, 16 में इन्हें होते हैं। अब 19 की बात करें, आज़ादी की यानी कि लिबर्टी की बात करें कि भारत में फ्रीडम होगी, उसे बोलने की बेशक होगी। एक अंग्रेज हमारे उसे इस तरीके की छूट नहीं हम देते हैं कि वो किसी भी स्थान पर के जाकर रहने लगे, कहीं पर भी घूमने चले जाए, बहुत ही उस पर लिमिटेशन के साथ हम उसे देते हैं। या वो भाषण देने का अधिकार, एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार उन्हें नहीं मिला होता है। कौन किसको मिला होता है? आर्टिकल 19 के तहत केवल नागरिकों को। फिर 29, 30 ऐसे ही जब हम मौलिक अधिकार जब पढ़ाएंगे तो पूरा इसे बताएंगे। बस अब आपको ये याद रखना है कि 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को भारत में प्राप्त है क्या? मौलिक अधिकार। मगर हम कहें कि विदेशियों को भी कुछ मौलिक अधिकार हमारे यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें जो मानवीय होने के नाते उन्हें हमें देने पड़ेंगे, या कहें नेचुरली उन्हें वो जब जन्म लेते हैं तो उन्हें वो देने पड़ेंगे। जो सबसे पहले मैं बात कर लूँ आर्टिकल 21A यही कहता है जीवन का अधिकार। देखो जीवन, देखो विदेशी चाहे आए चाहे वो भारतीय नागरिक, तो जीवन तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका जीवन हम उससे नहीं छीन सकते, इसलिए मौलिक अधिकार उसे भी मिला। धार्मिक आज़ादी का देखें 25। अब जबरन हम उस विदेशी का ये कहें कि आप हिंदू बन जाए, आप मुस्लिम बन जाए, कोई अमेरिकन यहाँ पे आता है, जर्मन यहाँ पे आता है, तो ज़बरदस्ती हम उसका धर्म परिवर्तन थोड़ी करा सकते हैं, तो ये अपराध होगा। फिर कहें 14, 17, आर्टिकल 14 यही कहता है कि हम सबको समान मानेंगे, कानून के समक्ष सब समान होंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो विदेशी भारत में आएगा, अब ये नहीं कि हमारे यहाँ तो कि 10 साल की सजा है किसी ने, या 5 साल की, 3 साल की, जो भी क्राइम करता है उसके लिए वो सजा है और इसके लिए हम छूट देते कि नहीं आपको हम सजा नहीं दे रहे, या कहीं आपको हम 20 साल की सजा देंगे, ऐसा नहीं होता। कानून के साथ हम उसे भी समान रखेंगे। फिर आर्टिकल 17 कहता है कि हम उसके तहत किसी भी छुआछूत के तहत उसको इस प्रताड़ित नहीं करेंगे, या उसके साथ छुआछूत के तहत उसे या कहें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से छुआछूत नहीं मानेंगे। तो हमने देखा भारत के मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार इन्हें भी प्राप्त होते हैं। हालांकि यहाँ पर भी विशेष प्रोविज़न के तहत सरकार चाहे तो कुछ लिमिटेशन विदेशियों के ऊपर ला सकती है। तो हमने यहाँ जान लिया कि एक देश के अंदर निवासी होते हैं, निवासियों में एक नागरिक आ जाते हैं, फिर होते हैं विदेशी, और नागरिक के अंदर भी ना कुछ कैटेगरीज बटी होती हैं। अब देखें जैसे भारत के अंदर एकल नागरिकता है, यानी कि हम भारत के लोग, प्रेम्बल में हम पढ़ते हैं, वहीं हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जरा प्रेम्बल को देते हैं, वो कहते हैं वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि वो यूनाइटेड स्टेट हैं, राज्य बने हुए हैं। इसी के आधार पर वहाँ पर क्या देखने को मिलती है? दोहरी नागरिकता। मगर हमारे यहाँ पर हम चाहे किसी भी कर्नाटक के हों, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हो, चाहे मणिपुर के हों, असम के हों, गुजरात के हों, राजस्थान के हों, जम्मू कश्मीर के हों, यहाँ पर केवल एकल नागरिकता है। तो हमने देखा कि भारत में एकल नागरिकता है, जब नागरिकता को भी डिवाइड किया, मगर यहाँ पर क्या हुआ? अमेरिका जैसे देशों में यहाँ पर दोहरी नागरिकता आपको देखने के लिए मिलेगी। स्टेट के भी वो नागरिक होंगे और वहाँ की यूनियन के, या कहें वहाँ की जो केंद्र सरकार उसके भी नागरिक होंगे, यानी कि दोहरी नागरिकता वहाँ पर होती है। मगर भारत में ऐसा नहीं है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट या कहें इस स्रोत को या सोर्स को लिया कहाँ से है? तो हमने लिया है कनाडा के संविधान से। तो इतना हो गया, आप इतना जान गए। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो है भारत का नागरिकता का वर्णन करता है संविधान का भाग 2, जिसमें 5 से 11 के बीच किया गया। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की, यानी कि 5 में क्या कहा गया? भारत के नागरिक आखिर होंगे कौन? हमने कहा था ना गाने की डेफिनेशन की, इस लैंड, हमें लैंड तो आ गया, भाग 1 में लैंड तो मिल गया, जमीन तो हमें मिल गई। अब यहाँ के जो लोग होंगे वो कौन, किस लोग को हम इस यहाँ का नागरिक बनाएंगे, वही बात की गई है कि भारत के नागरिक आखिर होंगे कौन। तो सबसे पहले बताया गया कि जन्म के आधार पर, देखो हम हैं, आप हैं, जितने भी भारतीय ज़्यादा है ना, 99% से भी अधिक मान ले, वो सभी जन्म के आधार पर भारतीय हैं। आपके दादा परदादा या कहें सब जो लोग हैं, पिछड़ी पीढ़ियाँ सब यहीं से जन्म के आधार पर भारत में रहते आए हैं। तो ऑटोमेटिकली हम भी भारत के नागरिक बन चुके हैं। और भारत के नागरिकता की जब बात आएगी तो
99% जो है भारत के जन्म के आधार पर भी देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं माता पिता भारतीय रहे हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर जन्म मेरा यहाँ पर हुआ, हो सकता है मेरे माता पिता अमेरिका में जाकर के बस गए, मगर मेरा जन्म बाद में यहाँ पर हुआ और उनके पास नागरिकता कहाँ की थी, अभी भी इंडिया की नागरिकता थी। तो ये कहा गया अगर मेरे माता पिता के पास या कहीं भारत की नागरिकता होगी तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ का नागरिक माना जाऊँगा। जन्म के आधार पर देख लिया, फिर यहाँ माता पिता होंगे तो मैं अपने आप ही बन जाऊँगा। फिर हम कहते हैं जो एक्चुअल में डेट रखी गई वो कहा गया 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से। 26 जनवरी 1950 से न्यूनतम, याद रखना न्यूनतम कहा गया है, ठीक है, न्यूनतम 5 साल पहले, यानी कि जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 5 साल पहले से अगर भारत में रहते आ रहे हो या अविभाजित, यानी कि भारत का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, डिवाइड भारत नहीं हुआ, भारत में 5 साल पहले से रहते आ रहे हो संविधान लागू होने से पहले, तो आप भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। ये इसलिए विशेष तौर पर पे कहा गया। देखो ये तो आसान था जन्म के आधार पर देना, ये भी आसान था, उनके माता पिता यहीं रहे हो, मगर कुछ भारत में विदेशी लोग भी आए जिन्होंने भारत के आज़ादी में या कहीं समाज सेवा में भारत की बहुत मदद की है या कहीं बहुत सराहनीय काम किया है। वैसे ही 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे मदर टेरेसा का। आप सभी को पता है मदर टेरेसा एक अल्बानिया देश था, वहाँ से भारत में आती हैं, 1929 में भारत में आती है, मगर फिर भारत में ही बस जाती हैं और भारत की नागरिकता इन्हें मिल जाती है। और देखो ये 1929 में आ रही है, मान लीजिए 1950 की जगह 1949 में यहाँ आती भारत में, तो इन्हें नागरिकता मिलना मुश्किल थी। फिर अलग प्रावधानों के तहत, कानून के तहत उन्हें नागरिकता देनी पड़ती, मगर ये तो 1929 में ही आ गई और हमने यहाँ 5 साल न्यूनतम रखा, अधिकतम कितना भी हो सकता है, 50 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल तो आपको संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाना होगा कि आप 5 साल पहले भारत में आ गए होंगे। जैसे मदर टेरेसा का नाम ले लिया। वैसे ही एक लेडी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और ये आयरिश मूल की थी, यानी कि ये भी इंग्लैंड से अपनी आज़ादी की बात करती थी और भारत में ही आती है, तो ये इंडियन होम रूल लीग स्थापित करती है। उनका भी मकसद था कि भारत को समानता के आधार पर आज़ादी मिले, उनका हक मिले, उन्हें अपने अधिकार मिले। और ये कहाँ से आई थी, आयरलैंड से आई थी। तो इनका यही कहना था, मगर होता क्या है, ये जल्दी 1933, 34, 35 में मर गई थी, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है, तो तब मर गई थी। अगर ये भारत में रुकना चाहती, क्योंकि बहुत पहले आ चुकी थी, तो भारत में नागरिकता इन्हें दी जा सकती थी, ठीक है। और ये भी याद रखना है एनी बेसेंट जो थी तो कांग्रेस जो हमारी पुरानी वाली कांग्रेस थी, जो समाज सुधारक कांग्रेस थी, 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये रही हैं एनी बेसेंट का। आपसे कभी पूछ लेता। फिर हमने कहा अक्सर हम देखते हैं ना एंग्लो इंडियंस का प्रावधान यही लागू होता है। जो एंग्लो इंडियंस है कि उनका मूल पहले यूरोपियों से रहा हो, फिर भारत में आके बस गए हो, तो उन्हें भी नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी, अगर 5 साल पहले से भारत में आकर, संविधान लागू होने से 5 साल पहले से आकर आप भारत में बस जाते हैं, उन एंग्लो इंडियन को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यह था आपका आर्टिकल 5, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की। देखो अनुच्छेद 6 ये कहता है जो पाकिस्तान से जुड़े लोग थे। देखो भारत का विभाजन होता है और विभाजन के बाद कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उस सीमा से उधर जाते हैं, ठीक है, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ। तो ये कहा गया जो पाकिस्तान से भारत लोग आएंगे, ध्यान रखना आर्टिकल 6 कहता है, याद रख लेना, इसमें कहा गया कि नागरिक कौन होंगे, जन्म के आधार पर हो गया, ठीक है। इसमें कहा पाकिस्तान से भारत आए, कब भारत आए, जब भारत का विभाजन हो गया। तो इसमें कहा गया 19 जुलाई, ये डेट आपको याद रखनी होगी, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, जरा दिमाग पर जोर डालें तो आपको पता चलेगा ये लगभग आज़ादी के 1 साल बाद की डेट है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। तो 19 जुलाई 1948 को पहले आ गए जो भारत में आ चुके हैं, यानी कि वहाँ से चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, किसी भी धर्म के हो, वहाँ से छोड़कर पाकिस्तान में रहा करते थे, अब भारत का विभाजन हो गया और भारत की धरती पर आज गए हो। तो ये कहा गया 19 जुलाई 1948 से पहले इस डेट से पहले, चाहे एक दिन या इसी दिन भी आते हैं ना, तो भारत में वहाँ किसी भी तरह की उसे परमिट लेने की जरूरत नहीं है, सरकार उसे भारत का नागरिक घोषित कर देगी, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कर देगी। मगर कहा गया दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कही गई, 19 जुलाई 1948 के बाद, देखो यहाँ पर पहले था, या तो इस तारीख को आ जाते, इससे एक दिन पहले भी आते, तो भारत के लिए यहाँ परमिट आपको लेनी नहीं पड़ेगी, आप नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। मगर ये कहा गया 19 जुलाई 1948 के बाद अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता है, अगर भारत आप आते हैं, मान लीजिए किसी के पास ना तो साधन था, ना ही ट्रेन का साधन था,
वो पैदल आ रहे हैं। अब हो सकता है कि 19 जुलाई 20 जुलाई को आ गए 1948 में, तो ये कहा गया कि हम आपको ना आपको परमिट फिर उसके लिए स्पेशल लेनी पड़ेगी, और परमिट लेने के लिए आपको, जब परमिट आप लेंगे ना, उसके लिए 6 महीने आपको वेट करना होगा। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 6 महीने वेट करना होगा। तो आपने यहाँ देखा, और इस वाले का मेन रीज़न इसलिए भी था, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हावी हो चुका, भारत पाक में लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भी बहुत दंगे हो चुके, तो ये कहा गया था हो सकता है 19 जुलाई 1948 के बाद कुछ ऐसे लोग भारत में आ जाएं जो भारत को प्रभावित कर सकें, उसकी एकता को प्रभावित कर सके, कुछ आतंकवादी लोग ऐसे आ जाएं। उस समय ये सेंस रहा, तो इसलिए हमें उस पर विशेष ध्यान देना होगा। जब वो आएंगे तो हम उन्हें 6 महीने भारत में रहने के लिए, कहीं 6 महीने उनको नज़र रखेंगे, कहीं ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे जिससे भारत को नुकसान होगा, तो 6 महीने उन्हें वेट कराया जाता था रजिस्ट्रेशन के बाद। एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं जरा। मिल्खा सिंह का हमने यहाँ पर नाम लिखा है। मिल्खा सिंह का नाम क्यों लिखा है? देखो, मिल्खा सिंह भारत में 1947 में आ जाते हैं, हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है। अगर वो 1947 में ना आते, एग्जैक्ट मुझे मंथ याद नहीं है, मगर 1947 में वो आ गए थे। अगर वो मान लीजिए 19 जुलाई 1948 के बाद आते, यानी कि 20 जुलाई 1948 में आते, तो उन्हें भी 6 महीने परमिट लेनी पड़ेगी। और इन्हें आपने देखा ही होगा, मिल्खा सिंह मूवी भी आपने देखी होगी, लगभग ये 15 भाई बहन थे, उसमें से 8 बहन भाई तो क्या कहते हैं विभाजन का शिकार ही हो गए थे, यानी मृत्यु हो गई थी। माँ बाप को भी इन्होंने त्यागना पड़ गया था, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर ये भारत आ जाते हैं, कुछ समय दिल्ली के शाहदरा में भी रहे। उस आधार पर देखें तो इन्हें नागरिकता किसके आधार पर मिली है? 19 जुलाई 1948 से ही ये पहले आ चुके थे। फिर अब हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की, यानी कि अनुच्छेद 7 की। इसमें क्या कहा गया? देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से पाकिस्तान से जुड़े लोगों की बात ही है कि भारत जब और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान से भारत आ रहे, मगर इसमें यह कहा गया है कि देखो मैंने एरो बनाया यहाँ पर, इंडिया से पहले पाकिस्तान गए, ठीक है। कुछ लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, मान लीजिए चाहे वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई कुछ भी हो सकता है, किसी कारणवश वो इंडिया से पाकिस्तान गए, या कहें वो पाकिस्तान चले गए, उनका ये था कि हमें पाकिस्तान में रहना धर्म के आधार पर, मगर उनका वहाँ मन ही नहीं लगा, या कि उन्हें वहाँ डर लगने लगा, उनकी धार्मिक आज़ादी को दिक्कत होने लगी, तो क्या गए पाकिस्तान से पुनः लौटकर, देखो मैंने यहाँ एरो बनाया, पाकिस्तान से पुनः लौटकर, ये कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए। इसमें कहा गया पहले इंडिया से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से भारत दोबारा आ जाते हैं। इसमें याद रखना आर्टिकल 7 पुनः वापसी की बात करता है कि पाकिस्तान से भारत दोबारा आ जाते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर डेट बताई गई है कि 1 मार्च 1947 तक के समय तक अगर वो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान चले गए थे, तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे उन्हें पुनः वापसी का। उन्हें ये प्रावधान रखा गया है कि उनके लिए पुनः वापसी का प्रावधान यहाँ पर होगा और उन्हें ये कहीं नागरिकता दी जाएगी, मगर उसके लिए ये ध्यान रखा जाएगा कि 6 महीने उनसे वेट कराया जाएगा, या कहीं यही वाला प्रावधान यहाँ पर लागू होगा। जब वो अप्लाई करेंगे तो उन्हें 6 महीने हम वेट कराएंगे। इसका रीज़न ये था, हो सकता है ये डेट इसलिए दी गई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो तुम्हारे दिमाग में है वो रख सकते हो सकता है कोई रिश्तेदारों से मिलने गया हो, या हो सकता है कि 1-2 साल से वो पाकिस्तान में रह रहा हो इस डेट से पहले, ठीक है, या हो सकता है वहाँ पर व्यवसाय कर रहा हो, या हो सकता है वहाँ पर उसकी शादी हुई हो, या हो सकता है वहाँ जाकर वो किराए पर रहने लग गया हो। कुछ भी रीज़न जो आपके दिमाग में है ना, वो सभी इस पर अप्लाई होते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि इस आर्टिकल 7 में यही कहा गया कि पुनः जो पाकिस्तान से भारत में आ जाते हैं, चाहे उसके पीछे का कारण जो आपके दिमाग में जो है वो सोच सकते हैं, ठीक है। पुनः वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। अब आर्टिकल 8 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 8 हमारा क्या कहता है? देखो ध्यान रखना, यहाँ पर मूल की बात हो गई, या कहीं मूल नहीं कि भारत के आखिर नागरिक होंगे कौन, नागरिक कौन होंगे। जन्म कहा, माता पिता कहा, ये कहें कि 5 साल से पहले तक भारत में रह रहे हों, यहाँ पे कहा पाकिस्तान चले गए हों, ठीक है, नहीं पाकिस्तान से भारत आए हों, फिर यहाँ पे कहा कि पुनः भारत आ गए हों, कि पहले इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए। और इसमें जो कहा गया है ना कि जो नागरिकता का अधिकार था, इसे आर्टिकल अनुच्छेद 8 का देने का रीज़न यही था कि हमने देखा था जब भारत की आज़ादी हुई थी, या कि भारत को जो आज़ाद कराया तो केवल भारत के अंदर रहकर ही लोगों ने आज़ाद नहीं कराया था।
जरा आप याद करें आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस वाली, ठीक है, वो इतने म्यांमार भी रही, जापान भी गई, वहाँ से इतने सारे लड़ाके तैयार किए अपने आज़ाद दिलाने के लिए। गदर पार्टी को देखेंगे, कनाडा में देखें, अमेरिका में देखें, ये गदर पार्टी के लोग रहा करते थे, इंडियंस थे। इनका मानना था कि हमें विदेशों में जो इज्जत नहीं मिल रही है ना, उसका कारण यही है कि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है। तो ये कहते थे गदर पार्टी वाले, जैसे लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये सब लोग इसमें थे गदर पार्टी में। इनका यही मकसद था हमें भारत को आज़ाद कराना। और कहाँ के थे? भारतीय मूल के। यहाँ पे ध्यान रखना, आर्टिकल 8 मूल की बात करता है, जब भारत में रहे हो। मूल का मतलब ये हुआ कि उसके दादा परदादा, नाना नानी, माता पिता कहीं ना कहीं भारत के ही रहे हो, उनका ब्लड रिलेशन कहाँ से हो? भारत से हो। तो ये कहा कि भारत को जो आज़ादी दिला रखे हैं, तो भैया उनकी भी तो हमें सोचनी पड़ेगी। वो बेशक से ये डेट याद रखे, 1949 में हो सकता है भारत में वापस लौटे, 1950 में लौटे, 52 में लौटे, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि ये भारत को आज़ाद कराने के लिए भारत रहे थे। अब भारत लौटना चाहते हैं। बेशक ये गदर, जैसे लाला हरदयाल थे, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ रहा हूँ मैं, लाला हरदयाल भारत नहीं आए, मगर बाद के समय में इनके बच्चे आ जाते हैं, तो उनको किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी? मूल के आधार पर। वैसे ही देखे, इंडियन हाउस था, इंडिया हाउस था कहाँ पर? लंदन में। ये वहाँ पर वो स्टूडेंट रहा करते थे जो वहाँ पर तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, उनके लिए रेसिडेंट एरिया था, ये जगह थी, उसे हम इंडिया हाउस कहते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी? श्यामजी किशन वर्मा। याद रखना है, आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। श्यामजी किशन वर्मा ने इसकी स्थापना की थी, और यहाँ पर सावरकर भी जुड़े रहे। और इनका मूल मकसद था जो यहाँ के जो शिक्षक लेने के लिए यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, भारतीय जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको जागरूक करना उनके अधिकारों के प्रति, कि जो अंग्रेज जो है ना हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, हमें अपने अधिकार नहीं दे रहे। वैसे हम देखते हैं पेरिस में, या सावरकर भी इससे जुड़े रहे हैं, इंडिया हाउस से भी। यहाँ देखें भिकाजी कामा पैलेस, या क्या भिकाजी कामा मेट्रो स्टेशन भारत में दिल्ली में पड़ता है। भिकाजी कामा मेट्रो स्टेशन, जो महिलाएं थी वहाँ पर पेरिस में, वो इससे जुड़ी रही। उन्होंने पेरिस में भारत की बात की, वहाँ पर आज़ादी की बात की, भारत को आज़ाद कराना चाहिए, वहाँ के लोगों को जागरूक किया। और भिकाजी कामा को ये कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पर भारतीय फ्लैग फहरा दिया था, झंडा फहरा दिया था, कि भारत को एकजुट करने के लिए। यहाँ पर जर्मनी की भूमि से इन्होंने चेतावनी दी थी, किसे? इंग्लैंड को, कि भारत को आज़ाद कराए। तो आर्टिकल 8 यही कहता जो वो सब भारत को आज़ाद करा रहे थे, चाहे वो गदर पार्टी से, इंडिया हाउस से जुड़े हो, चाहे आज़ाद हिंद फौज से जुड़े जितने भी व्यक्ति हो, चाहे वो जापान में रह गए हो, चाहे जर्मनी में रह गए हो, इंग्लैंड में रह गए हो, कनाडा में रह गए हो, अमेरिका में रह गए हो, मगर अब वो वापस आना चाहते हैं। बेशक उनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, उनके बच्चे भारत आना चाहते हैं, तो बस वो मूल चेक करेंगे, ब्लड रिलेशन चेक करेंगे, तो उन्हें नागरिकता हम दे देंगे। देखो, हमने अनुच्छेद 5 से 8 तक जाना कि भारत के नागरिक आखिर होंगे कौन, भारत के लोग होंगे कौन। अब बात करेंगे 9 से 11 तक। इस तरीके से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। 8 तक ये समझ लेना भारत के नागरिक होंगे कौन, ठीक है। और इस 9 से 11 के बीच बताया गया कि किसे हम भारत की नागरिकता से बेदखल कर सकते हैं, कि अब वो नागरिक भारत का नहीं रहा। तो आर्टिकल 9 कहता है कि मैं हो गया या आप हो गए, आपका मन है कि भारत की नागरिकता त्याग करके वह चला जाता है कहाँ पर? अमेरिका चला जाता है, कनाडा चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, और वहाँ की नागरिकता वो प्राप्त कर लेता है, वहाँ रहने लग जाता है, उसे नागरिकता वहाँ की मिल जाती है उनके कानून के तहत। तो ये क्या होगा? उसकी नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, उसकी नागरिकता यहाँ पर भारत में समाप्त हो जाएगी। ये किस आधार पर होगी? आर्टिकल 9 को याद रखना है, स्वेच्छा से, यानी कि मेरी इच्छा से मैंने नागरिकता त्यागी है, सरकार ने मेरे पर जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि मैंने किसी दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त कर ली थी। अब है आर्टिकल 10 की, अनुच्छेद 10 की, इसमें क्या कहा गया? नागरिकता समाप्ति की बात की गई है। और नागरिकता समाप्ति का ये मतलब होगा कि कहीं ना कहीं आप देश के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि सरकार ने आपकी नागरिकता आपसे छीन ली है। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत और पाक का युद्ध होता है, और उसमें आप पाकिस्तान के तरफ चले जाते हैं, उनका समर्थन कर देते हैं, उनकी सेना का समर्थन कर देते हैं, तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा नागरिकता से। और ये भी कहा गया है कि समय समय पर जो भारत की संसद, ना कि सरकार, याद रखना, जो भारत की संसद कानून बनाएगी, उसी कानून के आधार पर केंद्र सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, उसकी नागरिकता यहाँ पर छीनी जाती है। 9 में क्या आ गया कि स्वेच्छा से उन्होंने खुद से ही त्याग दिया, ठीक है, यहाँ पर छीनने की बात है। और 11 में कहा गया कि देश के अंदर नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनेंगे, जो भी प्रावधान होंगे, वो पूरे तौर पर किसके द्वारा किए जाएंगे? वह भारत की संसद के द्वारा। याद रखना, भारत में संसद ही कानून बनाती है, नागरिकता संबंधी जो भी कानून होगा, प्रावधान होगा, संशोधन होगा, उस पर अधिकार किसका? संसद का। आर्टिकल 11 यही कहता है। इन तीनों अधिकारों को भी आपने जान लिया, इन तीनों ही अनुच्छेदों को भी आपने जान लिया। अब बात करते हैं कि
ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि भारत में नागरिकता संबंधी कामकाज कौन संभालता है, या कौन सा मंत्रालय नागरिकता संबंधी कानून बनाता है, कानून या प्रस्ताव बना करके संसद में रखता है, या रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पर हमें पंजीकरण कराना होता है, नागरिकता के लिए अप्लाई करना होता है, वो कहाँ पर जा करके करते हैं, वो सारा ही कामकाज कौन संभालता है भारत में? होम मिनिस्ट्री। ठीक है, गृह मंत्री या गृह मंत्रालय के अंदर में संबंधित सारा ही कामकाज होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस सभी 11 से 11 आर्टिकलों को आपको याद भी रख लेना। याद रखने के लिए देखो, सबसे पहले तो यही कहा गया आर्टिकल 5 में नागरिक होगा कौन। 6 में कहा गया कि भारत में जो पाकिस्तान से लोग आए, जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं, विभाजन हो गया। फिर क्या है, 7 में कहा गया कि पहले तो भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से दोबारा पुनः, याद रखना, पुनः इंडिया आ जाते हैं। ठीक है, पाक इंडिया, इसे विदेशी के तौर पर याद करना, यानी कि विदेशी भारतीय मूल के लोग, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। पाक इंडिया भारतीय मूल या कहें विदेशी, इस तरीके से याद करना। 9 में कहा गया कि त्याग, सरकार वो व्यक्ति ने खुद से त्यागी है, वो 9 में। फिर छीनी गई है तो वो 10 में है। 11 में क्या है, संसद को अधिकार होगा कानून पर। देखो, अभी हमने जान लिया कि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच क्या कहा गया, मगर उन अनुच्छेदों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए हमें कुछ कानूनों की भी ज़रूरत होती है। किसके आधार पर हम नागरिकता दें, उसका क्राइटेरिया क्या हो, कितने समय बाद उसे नागरिकता मिल जाए, कौन उसे नागरिकता देगा, किसके आधार पर उसकी नागरिकता त्यागी जाएगी। इसी के तहत 1955 में भारत की सरकार या कहें भारतीय संसद ने एक कानून बनाया जो नागरिकता संबंधी कानून था या कहें एक्ट था, और उसी एक्ट को भारत के अंदर कौन लागू करता? भारत सरकार। उसी एक्ट के तहत सबसे पहले ये बताया गया हमें कि 5 आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है। और इस एक्ट को जो 1955 में आया था, ये हमेशा से अभी भी लागू है, मगर इस पर समय समय पर हम परिवर्तन करते रहें या कहें इसे रिवाइज या संशोधन करते रहें। 1986 में, 92 में, 3 में, 2005 में, 2019 में जब एनआरसी वाला मुद्दा आया, तो इस समय समय पर इसमें संशोधन होता रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। समय समय पर जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार हम इसमें संशोधन कर देते हैं। मगर जो इसमें 5 चीज़ें जान लेनी बेशक आपको जरूर चाहिए, वो है भारत में 5 आधार पर, यह एक्ट कहता है कि 5 आधार पर आपको नागरिकता दी जा सकती है। उसे याद करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप ये हर बार कानून पढ़ेंगे मगर कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार ये इसका मतलब क्या है। बाद में आप कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आज मैं इसे क्लियर कर दूंगा। मगर ये एक्ट इतना बड़ा है, समय समय पर इस पर चेंजेस होते रहते हैं, तो इसकी पूरी रीच को कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जो मेन पॉइंट है उसे हमने यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला ये था कि भारत में जो नागरिकता संबंधी एक्ट था वो कहता है कि जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता का प्रावधान करता है। ये कहा जाता है 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में अगर कोई बच्चा जन्मा है, याद रखना 26 जनवरी संविधान लागू हो जाने के बाद भारत में अगर कोई बच्चा जन्मा है, ठीक है, तो क्या होगा, भारत का नागरिक कहा जाएगा। मगर उसके पीछे क्या होगा, उसके पिता भारतीय जरूर होने चाहिए। ऐसा नहीं वो अमेरिका में था और अमेरिका के उस भारत का संविधान लागू हो जाता, उसके बाद भारत में आके उसने बच्चे को जन्म दे दिया, तो वो नागरिक नहीं कहलाएगा, बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके लिए कंपलसरी था कि पिता भारतीय होना चाहिए, पिता के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। मगर क्या हुआ, केवल देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें हर जगह देखने के लिए मिलता है, वैसे ही यहाँ पे देखने के लिए मिलता। लंबे समय बाद क्या हुआ, जो पहले पिता का आधार था उसे 1986 में क्या कर दिया गया, 1986 में माता को भी जोड़ दिया गया। अब ये कहा गया 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा जो भी बच्चा होगा, जैसे वो वर्तमान में जन्मा हो कोई बच्चा, देखो अपने आप हमें नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी बच्चे भारत में जन्मे, चाहे उसके पहले तो 86 तक पिता का प्रावधान था, मगर 86 में क्या कर दिया गया, जब संशोधन हुआ 1986 में, तो माता शब्द को भी यहाँ जोड़ दिया गया। तो आपको बस ये याद रखना है, भारत में जो ये जन्म के आधार पर है ना, ये कहता है केवल माता पिता के आधार पर ही नागरिकता मिलेगी। अगर आपके माता या पिता भारत में जन्मे होंगे और उनकी नागरिकता भारतीय होगी, तभी उस बच्चे को हम भारत का नागरिकता देने के लिए कैपेबल हो पाएंगे, नहीं तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। और याद रखना, ये जन्म वाला है ना, ये जन्म वाला प्रावधान है, इसको याद रखना। मैं ऐसे ही हर एक वर्ड
बताऊंगा जिससे पूरे पांचों आपको याद हो जाएंगे। ये जो याद करने का तरीका है भारत के अंदर पैदा हुए बच्चे की बात करता है, ये नहीं कि भारत के बाहर पैदा हुआ, उसकी बात आगे की गई है। जो केवल जन्म वाला प्रावधान है उसमें याद रखना है भारत के अंदर पैदा हुए बच्चे की बात करता है कि भारत की भूमि पे पैदा हुआ है वो, और साथ ही साथ उसके माता और पिता अगर भारतीय होंगे तभी उसे नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है वो है वंश के आधार पर। देखो हमने जन्म देखा, अब वंश। देखो वंश जब यहाँ पर बोल रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए जन्म के, तो ठीक है, वंश का ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ये भारत के बाहर की बात कर रहा है। देखो इसे याद इसी तरीके से न करना कि भारत के बाहर पैदा हुआ बच्चा, यानी कि वो जब बच्चा पैदा हुआ भारत के बाहर होता है, चाहे वो अफगानिस्तान मान लें, पाकिस्तान मान लें, पाकिस्तान ना माने क्योंकि दुश्मन देशों को हम ये नहीं देते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान को मान लें, चाहे इजराइल को मान लें, यूएसए को मान लें, ब्रिटेन को मान लें, ये कहा गया कि भारत के बाहर बच्चा अगर पैदा होता है, उस पैदा हुए बच्चे जब वो पैदा होता है उस समय उसके पिता क्या थे, भारत के नागरिक अगर होंगे। मान लीजिए आज की ही बात करूं, अगर मेरा मन कर गया, मतलब इतनी औकात मेरी हो गई कि मैं यूएस से जाके बस जाता हूं या वो घूमने चला जाता हूं, या पहले मैं वहां था, वहां घूमने गया 5-6 महीने के लिए, एनआरआई बन के गया, कनाडा में गया, मगर हुआ क्या, मेरा बच्चे ने जन्म वहां पर ले लिया, मगर क्या है, मेरे पिताजी के पास नागरिकता किसकी है? जिस समय वो बच्चा जन्म ले रहा है उस समय मेरे पिता की नागरिकता भारतीय है, तो ये बच्चा भी क्या कहलाएगा, ये भारतीय बच्चा ही कहलाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें भी इसी की तरह 1986 में माता शब्द को जोड़ा था, यहाँ पर 1992 में संशोधन हो रहा 1992, तो 1992 में यहाँ पर माता शब्द को भी शामिल किया गया। इसी के आधार पर देखें साइना नेहवाल जो है, साइना मिर्जा जो है, अब क्या हो गया 1992 के बाद माता का आधार, देखो पाकिस्तानी से शोएब मलिक से उन्होंने शादी की, पाकिस्तानी क्रिकेटर है, अब साइना मिर्जा इंडिया की है, अगर उनका जो बच्चा होगा माता के आधार पर ही, क्योंकि वंश में माता को भी 1992 में शामिल किया, तो बच्चे भारत की नागरिकता उसे मिल सकती है। ठीक है, आपने देखा भारत के बाहर पैदा हुए बच्चे की बात यहाँ पर कर दी थी, यहाँ पर भारत के अंदर की बात की थी। ठीक है, देखो इसी से वंश से जुड़ा हुआ ना एक चीज़ है, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में मान लीजिए उसके माता पिता मैक्सिको के हैं, कनाडा के हैं, मगर वो चाहे वहाँ पर घूमने गए, चाहे किसी भी तरीके से गए, या चाहे भारतीय जो है ना वहाँ पर घूमने गए, तो वहाँ पर उस बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उस बच्चे को ना वहाँ की नागरिकता दी जा सकती है। अमेरिका में ये प्रावधान है। अगर उसकी सीमा में कोई बच्चा जन्म ले रहा है, चाहे उसके माता पिता वहाँ के नागरिक ना हो, ठीक है, तो ट्रंप इसे ही हटाना चाहते थे और उन्होंने शायद हटा भी दिया। उनका ये था कि जो मैक्सिको उनके क्षेत्र से लगा हुआ एक देश है मैक्सिको, वहाँ के जो लोग थे, जो गरीब वगैरह लोग थे या कैसे भी लोग थे, वो अपने बच्चे को जन्म कराने के लिए हमारी सीमा लाद करके हमारे यहाँ पर आ जाते, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, तो हमारी भूमि पे, हमारे लैंड पे, अमेरिका पे जन्म दे देते, तो वो अमेरिका का नागरिक माने जाने लगता था। तो इसलिए ट्रंप इसके लिए बहुत विवादित थे और भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब पंजीकरण की बात करते हैं, हमने ये दो जान लिया, पंजीकरण की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जो पंजीकरण की बात आ रही है ना, देखो यहाँ तो उस समय थे, इस समय भी हैं, नागरिक हैं, चाहे माता या पिता। इसमें कहा गया कि उस पंजीकरण का मतलब हो कि उस समय वो भारत के नागरिक नहीं थे, चाहे उसकी माता हो चाहे पिता हो, उस समय वो भारत के नागरिक नहीं थे। ठीक है, चाहे वो माता हो पिता हो, वो उस समय नागरिक नहीं थे, चाहे दादा हो चाहे नानी हो, चाहे या कहें उनके दादा दादी नाना नानी हो, उस समय नागरिक नहीं थे। मगर क्या हुआ, वर्तमान में एक बच्चा है जिसका मूल, देखो यहाँ पर दिखा मूल, याद रखना, ये वंश, ये जन्म, ये मूल, कि ना तो उसके माता पिता के पास इस समय नागरिकता है, मगर उसके दादा के पाहे अवश्य थी, उसकी नानी के पास अवश्य थी, उसके दादी के पास अवश्य थी, तो उसका क्या मूल भारतीय कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो यूएसए में पैदा हुआ, चाहे वो मॉरिशस में पैदा हुआ, चाहे इंग्लैंड में पैदा हो, तो यहाँ पर आज़ादी है। अगर वो भारतीय मूल का होगा तो हम उसे रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, बेशक उसके जो माता पिता रहे वो भारतीय मूल के उस समय नहीं है, भारतीय नागरिकता उस समय उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर मूल तलाशा जाएगा कि हम आपकी रूट को तलाशेंगे, ब्लड रिलेशन को तलाशेंगे कि क्या आपके पूर्वज कहीं भारत में रहे हैं या नहीं रहे, वो भारत के कभी ना कभी नागरिक या मूल में रहे हैं या नहीं रहे, उसको तलाशा जाता है। मगर इसके लिए प्रावधान विशेष है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप उसने मूल बता दिया तो एकदम से मुझे नागरिकता दे देंगे, उसके लिए प्रावधान हमने यहाँ कुछ किए गए हैं। देखो सबसे पहला प्रावधान है, आवेदन करने से 7 साल पहले भारत में रहो, यानी कि अमेरिका का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका मूल उसके दादा दादी भारत में रहा करते थे, नागरिकता उनके पास थी, अब वहीं जा करके बस गए, मगर उनका बच्चा भारत में आना चाहता है कि भारत की तरक्की के लिए काम करना चाहता है, तो उसे कम से कम 7 साल भारत में रहते हुए हो गए होंगे,
तभी नागरिकता मिल पाएगी, पंजीकरण के आधार पर उसने मूल बताया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अखंड भारत की बात आई। अखंड भारत में हम मान रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को। ठीक है, 1947 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले की स्थिति को, भारत का अखंड भारत था, उस समय टूटा नहीं था। तो ये कहा गया कि उस समय भी जो पहले तो हिंदुस्तान एक ही था ना, तो ये कहा गया अगर उसकी मूल भारतीय होगी, चाहे वो पाकिस्तान वाले भाग में उस समय रहता हो, चाहे वो बांग्लादेश में रहता हो, पहले तो वो भारत ही था, हिंदुस्तान ही था। अगर वह व्यक्ति अब अमेरिका या किसी देश में रहता है, वो भारत में आना चाहता है, उसकी मूल चाहे वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो आता है, वहाँ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मगर इसके लिए भी प्रावधान किया है, 7 साल यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर क्या बात की गई, देखो शादी संबंधी प्रावधान। मान लीजिए मैं हूँ, मैंने या किसी ने भी एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। ठीक है, उसका क्या है, मेरे साथ रिलेशन है और मेरे पास इंडियन है, तो वो जो विदेशी है उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। चाहे इसका एग्जांपल देखते हैं, नेपाल, भारत से सटा, बिहार से सटा नेपाल है। अक्सर आपने सुना होगा कि वहाँ की लड़कियों से हम शादी कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ की लड़की को यहाँ लेके आ जाते हैं, शादी बिहारी जो लोग होते हैं वो यहाँ के लेके आ जाते हैं। तो उसे, उसकी वाइफ को नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए, उसके लिए भी प्रावधान है, क्योंकि उन्होंने शादी की है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें से एक, चाहे लड़की या लड़का, एक भारतीय होना चाहिए। उसके लिए भी 7 साल का प्रावधान वो पूरा कर ले, साथ साथ भारत में रह लेता है, तो उसे भी हम भारत की नागरिकता दे देंगे। ठीक है, ये था मूल के आधार पर, ये था कि भारत से बाहर पैदा हुआ, ये था भारत के अंदर पैदा हुआ। तो इस तीनों को इस तरीके से याद करना है आपको। ठीक है, अब आता है देशीकरण। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे, कहीं ना कहीं भारत से इनका संबंध था, ब्लड रिलेशन है, इस 3 को याद कर लिया। इसका मतलब हो गया देशीकरण का, इसका भारत से संबंध है ही नहीं, ये भारत से कभी जुड़े ही नहीं। मान लीजिए इंग्लैंड के अंग्रेज़ लोग हैं, वो भारत रहने आते हैं, उन्हें भारत अच्छा लगा। रशियन हो गए, आप देखते होंगे अक्सर, रशिया हो गए, स्विट्ज़रलैंड हो गए, इस वेस्टर्न कंट्री में देखते होंगे कि हिंदू धर्म को बहुत पालन करते हैं, चाहे वो मथुरा से जीवन से जुड़े या भारत में घूमने भी आते हैं। उनका बहुत से भारत में रहते भी हैं, तो उनका मूल भारत में कभी नहीं रहा, जड़ भारत में रही नहीं, ब्लड रिलेशन भारत में कभी नहीं रहा, ना ही शादी उन्होंने की। मगर क्या होता है, वो भारत की संस्कृति से प्रभावित है, सब क्षेत्रों से प्रभावित हैं, इसलिए वो भारत में आना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रावधान हमने किया है देशीकरण, जिसका भारत में कोई संबंध ना हो, ब्लड रिलेशन ना हो, मगर वो भारत को पसंद करते हैं और भारत आना चाहते हैं, उसे हम देशीकरण कहते हैं। न्यूट्रल, नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से देखें, उन्हें भारत पसंद आ गया तो भारत आ रहे हैं, उसके लिए भी कुछ प्रावधान है। इस यहाँ तो आपको याद करना, भारत से इस व्यक्ति का मतलब नहीं है, इन तीनों में भारत से मतलब कुछ ना कुछ रहा है, यानी ब्लड रिलेशन रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं है भारत से, इसलिए आपको याद हो जाएगा। इसमें कहा गया कि अगर वह स्वेच्छा से, यानी खुद की इच्छा से रशिया की, यूएसए की नागरिकता को त्याग देता है, तो भारत में आ सकता है, उसे यहाँ नागरिकता दी जाएगी, मगर उसके लिए प्रावधान है एक लंबी सीमा का। ठीक है, भारत में जॉब करता हो, मान लीजिए यूएन में, यूएन के कुछ हेडक्वार्टर या कुछ उनकी जो इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर है, ठीक है, वहाँ जॉब करता हो, या भारत सरकार के ही कुछ ही, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उसमें जॉब करता हो, अगर उसके लिए भी एक लिमिटेशन है, लंबे समय तक अगर वो भारत में रहता है, उसके बाद भी उस व्यक्ति को, विदेशी व्यक्ति है वो याद रखना, मगर भारत में सेवा करता है, यानी नौकरी करता है, सेवा करता है, रोजगार नहीं करता, तो उसे नागरिकता हम दी जा सकती है। ठीक है, चाहे इसमें देखते हैं उस इंडस्ट्री चलाता है, कोई बाहर की इंडस्ट्री, मान लीजिए एप्पल के जो मालिक हैं या एप्पल के जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं विदेशी हैं और भारत में आना बसना चाहते हैं, तो उसमें देख लें कि ये भारत में उनको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, इसमें जो इतने सारे प्रावधान बता रहा हूँ ना, ये जरूरी है, एक दूसरे से भी कनेक्ट करता है, ये नहीं कि केवल भारत में जॉब करता हो और उसे नागरिकता दे दी जाए, और भी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची ये कहती है कि उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 लैंग्वेज बताई गई है, और ये कहा गया है जो इस आधार पर, पूरे आधार पर नागरिकता भारत की ले रहा है, उन्हें इस 22 लैंग्वेज में से कोई सी भी अगर एक लैंग्वेज आती है तो वो नागरिक बन सकता है। क्योंकि देखो, अगर वो यहाँ पे आ रहा है, लैंग्वेज ही नहीं आती है उसे, तो फिर फ़ायदा क्या है, चाहे थोड़ी सी आए पर लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, ज्ञाता हो, ये नहीं कि बहुत ज्ञाता हो, विद्वान हो, उसका मतलब कि समझ सके, बस जीवन उसका चल सके, इसके आधार पर जॉब भी करता हो, ये भी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ये नहीं कि बस एक ही आधार देखा जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, फिर क्या कहा कि कला, विज्ञान, सेवा, शांति, साहित्य,
यानी कि इस क्षेत्र में भारत ने उसमें काम किया हो, या कहें विदेश में, पूरे वर्ल्ड में उसने कला में अच्छा नाम कमाया हो, उसका विज्ञान में अच्छा नाम हो। यानी कि नासा का कोई एक व्यक्ति है, उसने विज्ञान में अच्छा काम किया है, एस्ट्रोनॉजी में अच्छा काम किया है, तो उसके आधार पर ही हम देखते हैं। कला के आधार पर ब्रैड पिट है, एक हॉलीवुड का हीरो है, एक सिंगर है वहाँ का, ठीक है, उसे नागरिकता यहाँ देनी चाहिए। जैसे हम कहें, देखो यहाँ पर शादी पे याद रखना, बॉलीवुड की हीरोइन है प्रियंका, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, प्रियंका, उनके पति को भी इस आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, क्योंकि उसने शादी की है दूसरे व्यक्ति से, उसे इस आधार पर भी दी जा सकती है, वो कला से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उससे बड़ा नाम का है, सेवा करता हो, जैसे मदर टेरेसा हो गई, ठीक है, वो भारतीय मूल की नहीं थी, मगर मदर टेरेसा को सेवा के आधार पर हमने नागरिकता दी। ऐसी कोई व्यक्ति ने पूरे सेवा के आधार पर की, चाहे भारत में चाहे पूरे वर्ल्ड में, शांति के लिए काम किया हो, ठीक है, फिर साहित्य के क्षेत्र में काम किया हो। वैसे ही हम कला से जुड़े हुए एक व्यक्ति को देखते हैं भारत के अंदर, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, अदनान शामी को, ठीक है, भर दे झोली मेरी, जिसने गाना भी गाया, अदनान सामी, ठीक है, अदनान सामी को देशीकरण के आधार पर ही हमने नागरिकता दी। उन्होंने कहा कि हम भारतीय संस्कृति को भी अपनाते हैं, कला में मेरा योगदान है। 8वीं अनुसूची की देखो, हिंदी वो जानता ही है, अन्य भाषा भी वो जानता ही है, उर्दू भी वो जानता ही है, तो भाषा का भी मैं ज्ञान हूँ, और मैं पाकिस्तान की स्वेच्छा से वहाँ से त्याग रहा हूँ, मुझे भारत की चाहिए। तो ये सारे प्रावधानों को देखा गया, मगर विरोध बहुत था, क्योंकि ये कहा गया था कि दुश्मन देशों के जो लोग होते हैं उसे हम यहाँ नहीं देते हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए, मगर बाद में ये हुआ कि अदनान सामी को दे दी गई, ठीक है। तो ये सब हमने कारण देखे, देशीकरण का कोई मतलब नहीं था कि वो भारत में रहता है या नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पर था कि भारत से उसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला प्रावधान है वो यही कहता है अर्जित भूभाग, यानी कि वह भारत का भाग बन जाए, कोई हिस्सा, हमने कहा ना कि भारत के संविधान का भाग बन, ये कहता है संघ जिससे मिलकर के बना है, उसमें ये कहा गया था कि आने वाले समय में अगर कोई भाग, भारत विदेशी भाग अपनी ज़मीन में मिलाता है, तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग होंगे वो भारत की नागरिकता पा सकते हैं। जैसे पांडिचेरी पहले भारत के अंडर में नहीं था, गोवा हो गया, फिर हमने देखा भारत बांग्लादेश समझौता हुआ था मोदी सरकार या के मोदी के बीच और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उनके बीच, इन दोनों के आधार पर जो इनक्लेव बटे थे आपस में, ये कहा गया कि अगर आपको लगता है कि आपको बांग्लादेश की नागरिकता चाहिए तो आप वहाँ जा सकते हैं, अगर आपको भारत की चाहिए तो भारत में ले सकते हैं। तो ये देखा अर्जित भूभाग। तो 5 आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है, समय समय पर संशोधन होता रहता है, मगर इसमें त्याग की भी बात की गई है कि अगर हमने तो ये अपनाने की बात की कि नागरिकता बनेगा, अब यहाँ पे त्याग की बात, ठीक है, नागरिकता किस आधार पर उसकी त्याग देंगे या उससे छीन लेंगे, तो ये कहा गया स्वेच्छा से, यानी कि वो अगर खुद से छोड़ देता ठीक है, बर्खास्ती से, यानी कि जब उसने दूसरे वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली तो सरकार उसकी नागरिकता वैसे ही खत्म कर देगी, ठीक है। मगर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेन आता है ना, वो वंचित सरकार, हमने कहा था ना कि दुश्मन देश की सेना में शामिल हो जाता है, उनका समर्थन करता है, शामिल ना होना, बस समर्थन ही कर देना, युद्ध छिड़ रहा है हमारे पाकिस्तान और भारत के बीच, और वो व्यक्ति इतना चालू बन रहा है, वो पाकिस्तान का ही समर्थन कर बैठ रहा है, तो उसकी सरकार क्या है, कानून है हमारे यहाँ, उस सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो इसमें 4-5 आधार बताए गए, उसमें सबसे पहला है फर्जी तरीके से, कि भारत का नागरिक हमने देशीकरण के आधार पर उसे बना दिया या पंजीकरण के आधार पर बना दिया, मगर उसने जो नागरिकता दिखाया ना उसके लिए गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, फर्जी तरीके से उसने बनवा दी, तो वो गलत होगा, उसकी नागरिकता तभी सरकार वंचित कर देगी, उसकी नागरिकता रिजेक्ट कर देगी, संविधान का अनादर कर दे। यानी कि ये कहा जाता है देशीकरण में भी या इन सब में कि संविधान का आपको आदर करना होगा, एक एक आर्टिकल को आपको मानना होगा, उसे आत्मर्पित करना होगा, क्योंकि हम भारत के लोग में जोड़ना चाह रहे हैं। अगर आपने उसका अनादर किया तो सरकार आपको वहाँ से वंचित कर सकती है। वैसे तो हर रोज ही अनादर होता है, हम भी करते हैं, सरकार भी करती है, क्या कौन नहीं करता देश के अंदर अनादर, ठीक है। शत्रु देश, या अब इसमें गए शत्रु देश की सेना में अगर वह शामिल हो जाता है, शामिल तो दूर की बात है, उसे सपोर्ट भी कर देता है ना, तो भी उसकी नागरिकता हम छीन सकते हैं, याद रखना, ठीक है। किसी देश में 2 वर्ष जेल में रहो, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, देशीकरण के आधार पर हमने किसी व्यक्ति को, अदनान शामी को नागरिकता दे दी, मगर इसमें क्या किया, अदनान शामी ने 2 साल पाकिस्तान की जेल में रहे, तो उस आधार पर हम यहाँ पे उन्हें नागरिकता नहीं देंगे, तो हम समझेंगे कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर वो देशीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त कर रहा है और उसने हमने बैकग्राउंड में चेक किया कि 2 साल जेल में रहा है, तो उसकी नागरिकता वहाँ पर नहीं हम देंगे या छीन लेंगे, ठीक है। फिर अगला जो सबसे मेन है वो ये कहता है कि अब जैसे हमने, भारत का एक व्यक्ति है, वो भारत का नागरिक है, मगर क्या हुआ, पिछले 7 सालों से वो अमेरिका जा कर के बस गया, कनाडा जा कर के बस गया, और भारत आया ही नहीं, क्योंकि सरकार के पास तो सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है।
तो 7 साल से वो भारत में आया ही नहीं, तो उसकी ना स्वेच्छा से यानी अपने आप ही उसकी जो नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 7 साल में एक भी बार वो भारत में नहीं आया। ये था आपका नागरिकता संबंधी पूरा प्रावधान की नागरिकता होती क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई ऐसा एक क्वेश्चन हो जो आप हमसे पूछना चाहते हो, जो नहीं समझ आ रहा, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को आगे शेयर करें। जय हिंद।